हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज सैम्पलिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस की बात कर रहे थे और ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो होपफुली आपको पहले के क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड क्वालिटी, व्हाट इज़ क्वालिटी, ये दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैम्पलिंग क्या होता है, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि सपोज वन प्लस ने अभी OnePlus 8 लॉन्च किया है। उसने फ़ोन OnePlus 8 उसने 5000 फ़ोन लॉन्च किए इंडिया में। तो नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है कि उसने 5000 फ़ोन्स लॉन्च किए, तो किसी एक की प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए किसी फ़ोन की, या किसी एक फ़ोन की चार्जिंग पॉइंट का जो चार्ज, जहाँ पे चार्ज करते हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 5000 में से कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है जिसके अंदर उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होता है, वो रिबूट नहीं हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो कुछ प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे दूर करें, क्योंकि अगर वन प्लस या ऐसी एप्पल की फ़ोन की अगर हम बात करते हैं, वन प्लस या एप्पल के ऐसे फ़ोन में इस टाइप सा कोई डिफेक्ट आता है तो उसे हम कैसे डील करते हैं। तो उसको डील करने के लिए हमने एक प्रोसेस किया है जिसका नाम है सैम्पलिंग, जिसको आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कि अगर 10,000 लॉट आपने, सपोज आप मार्केट में उतारने वाले हैं, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप 10,000 प्रोडक्ट को कैसे चेक करोगे। प्रोसेस ये होता है कि आप उसको या तो वन बाय वन चेक करो, मतलब उसकी क्वालिटी को वन बाय वन चेक करो, उसको इंस्पेक्शन करो। वन बाय वन इंस्पेक्शन करने का क्या मतलब होता है कि या तो आप जो भी आपने फ़ोन बनाया है उस फ़ोन में, पर फ़ोन में आप सिम डालो, 2 दिन यूज़ करो, फिर आप देखो कि हाँ ये फ़ोन अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो सोचो इसमें कितना कॉस्ट लगेगा हर एक फ़ोन को मतलब चेक करना। उसके बाद से ये टाइम टेकिंग भी है प्लस कॉस्टली भी है। नो डाउट क्वालिटी एश्योरेंस रहेगा कि हाँ अगर 10,000 फ़ोन आपने लॉन्च किए हैं तो उसमें से 5 या 10 फ़ोन ख़राब निकलते हैं, बट जो आप 9,990 फ़ोन आप मार्केट में ला रहे हो वो सारे बिल्कुल क्वालिटी अपडेटेड फ़ोन रहेंगे। बट इस चीज़ में आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसलिए हम सैम्पलिंग एक वर्ड लेकर आए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा लॉट ले लेते हैं। जैसे अगर हम 10,000 फ़ोन को हम सैम्पल नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें से 100 का एक लॉट बनाएंगे, रैंडमली 100 लेंगे, वर्ड याद रखिएगा, रैंडम 100 फ़ोन लेंगे जिसे हम चेक करेंगे। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो आइए हम बात करते हैं। अ गुड सैम्पलिंग plan is necessary for a inspection at the lowest cost that will provide the best possible representation of the items। अगर हम सैम्पलिंग करना शुरू कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि सैम्पलिंग की कॉस्ट लोएस्ट हो। Acceptance sampling is an important field of statistical quality control where a random sample, the word is important, random। डियर स्टूडेंट, जिस वर्ड को मैं एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंडम सैम्पल इज टेकन फ्रॉम अ लॉट, मतलब जो आपका मेन 10,000 मोबाइल है, एंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ अप्रेजिंग द सैम्पलिंग द लॉट विल आइदर बी रिजेक्ट और एक्सेप्टेड। अब हम बात करते हैं कि हम सैम्पलिंग करेंगे कैसे, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। इसमें आपका 3 टाइप आता है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान एंड मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। यहाँ पे कुछ मैंने वेरिएबल लिए हैं, उसके हमने प्रॉपर सिंबल लिए हुए हैं, तो ये सिंबल ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये सिंबल थ्रू आउट बहुत काम आने वाले हैं। एन को हम बोल रहे हैं, कैपिटल एन को लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब है जैसे 5 लाख फोन्स, यानी जितना आपका लॉट है जिसको आपको चेक करना है। स्मॉल एन क्या है, सैंपल साइज। एक्सेप्टेंस नंबर आप तय करते हो कि कितनी लिमिट तक आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज अगर उस लिमिट को क्रॉस किया गया तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। एंड द लास्ट वन इज डी, स्मॉल डी, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइटम इन अ सैम्पल। 500 में लिया है, उसमें 100 आ रही है, डी की वैल्यू 4 आ रही है, 3 आ रही है, तो डिपेंड करता है वो आपके प्रोडक्ट पर। अब रूल क्या है, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। जैसे आपका कैपिटल एन हमने लिया है आपका 5,000, उसमें से हमने 500 रैंडम सैंपल्स को ले लिया, ठीक है, और हमने कैपिटल सी यानी एक्सेप्टेंस लिमिट रखी है 400, ठीक है। अच्छा, हमने डिफेक्ट कैलकुलेट किया तो हमारा डिफेक्ट आता है 500 में हमारे कितने फ़ोन या जो भी आपका प्रोडक्ट आप जो भी बनाते हो कितने डिफेक्टिव हैं। सपोज़ आपने डिफेक्ट कैलकुलेट किया जिसमें माइनर मेजर सारे डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्रीन, फिनिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ XYZ। अगर उसमें स्मॉल डिफेक्ट भी है तो हम उसको
काउंट करेंगे। तो हमने डिफेक्ट काउंट किया 500 सैम्पल्स में से हमने डिफेक्ट काउंट किया, दैट इज़ 150। क्लियर है। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या कहता है कि अगर डिफेक्ट की वैल्यू जो आपकी एक्सेप्टेंस नंबर है उससे कम है तो आप लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे। तो डी की वैल्यू क्या है, यानी डिफेक्ट की वैल्यू क्या है, 150 है। ठीक है। और जो अगर आप एक्सेप्टिंग स्लॉट की वैल्यू बोलो तो वो 400 है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी डिफेक्ट आ रहा है वो क्या है, कम है आपके एक्सेप्ट लॉट से, तो आप इस लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। अभी हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हम एक ही बार सैम्पलिंग प्लान कर रहे हैं और इसमें लेस इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वर्क विद द सिंगल सैंपल। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट विद द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। रिजेक्शन ऑन एंटायर लॉट मोटिव्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सप्लाई। हम पूरे ही लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं तो इससे सप्लायर को मोटिवेशन मिलता है कि वो दोबारा से लॉट को बनाए। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ पुअर क्वालिटी, रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि आप बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि एक ही बार में आपने डिसीजन ले लिया है, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत बार रिजेक्ट कर दोगे। रिक्वायर्स प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टडी ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अब मैं सेकंड पे बढ़ती हूँ, दैट इज़ डबल सैम्पलिंग प्लान। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से आप नोटेशन को याद रखिएगा। एन सेम ही नोटेशन है, लॉट साइज। इसमें हम 2 बार सैम्पलिंग करते हैं। कैसे, N1 नंबर ऑफ पीस इन अ फर्स्ट सैम्पल। जैसे अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल लें, हमारे पास 5000 लॉट साइज था। ठीक है। इसमें से हमने फर्स्ट टाइम में 500 लॉट को लिया। ठीक है। अब उसके बाद से एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल में हमने रखा कि 100 को हम एक्सेप्ट करेंगे। 100 जो फर्स्ट सैंपल में अगर 100 ठीक आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें से दूसरा लॉट निकाला। दूसरा लॉट भी हमने कितना निकाला, सपोज 1000 का निकाला, और दूसरे का लॉट साइज हमने रखा 200। ये वैल्यूज़ है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 2 बार सैम्पलिंग कर रहे हो। अब यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जो एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ रख रहे हो, जो सेकंड आपका एक्सेप्टेंस नंबर है वो क्या है, आपका कंबाइंड है। यानी इस लॉट का जो 100 था और अपना अलग से 100, इन दोनों को आप कंबाइंड करके एक नया 200 रख रहे हो। जो नेक्स्ट एक्सेप्टेंस नंबर है वो आपका 100 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो गई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। अभी हमने फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट लॉट निकला था, ठीक है, 500 लॉट था, उसमें से हमने डिफेक्ट को चेक किया। ठीक है। डिफेक्ट आया हमारा D1। अब इस D1 की वैल्यू जो फर्स्ट वाला एक्सेप्टेंस लेवल है उससे कम है तो आप लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। फिर आपको डबल सैम्पलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डबल सैम्पलिंग करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सिंगल सैम्पलिंग प्लान की तरह ही है कि अगर डिफेक्ट की वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है, किससे ज़्यादा आती है, C2 से, जो आपका नेक्स्ट वाला है। मतलब जैसे अगर आप इसकी लिमिट, अगर मैं बात करूँ, आप ये C1 से C2 की एक रेंज बन गई है। ठीक है। इस रेंज का क्या मतलब है, मतलब अगर आपने जो वैल्यू ली थी, 5000 मोबाइल फ़ोन लिए थे, उसमें से फर्स्ट लॉट निकाला था आपने 500 का। ठीक है। अब इसमें से आपने एक्सेप्टेंस लिमिट 100 से 200, यानी ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू। ठीक है। आपने फर्स्ट लॉट को चेक किया, फर्स्ट लॉट को आपने चेक किया तो डिफेक्ट आपका कितना आता है, सपोज 50 आता है। 50 आता है तो ये C1 से कम है, एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है। ये आपकी D1 की वैल्यू हो गई। सपोज D1 की वैल्यू होती है आपकी 250 का क्या मतलब है कि अगर आपका जो ये सेकंड, यानी आपका जो सेकंड एक्सेप्टेंस लॉट है उससे ज़्यादा होती है, यानी 250 होती है, तो आप पूरा लॉट ही रिजेक्ट कर दोगे। अब अगर मैं मानती हूँ कि D की वैल्यू जो है आपकी 150 होती है, 150 इस रेंज में लाई कर रही है, इस केस में आप क्या करेंगे, यानी C1 और C2 के बीच में अगर आपका डिफेक्टिव रेंज आता है तो इस केस में ये सेकंड सैंपल लोगे। सेकंड सैंपल यानी आपने दोबारा से सेकंड सैंपल लिया, दोबारा से सेकंड सैंपल लिया, यानी आपने दोबारा से 500 सैंपल ले लिया। ठीक है। अब इस दोबारा से 500 सैंपल्स में देखोगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। सपोज इसमें आपकी वैल्यू आई 140। अब 140 जो ये आपकी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को पुराने वाले वैल्यू से ऐड करोगे, यानी पुरानी क्या आ रही थी, 150 आ रही थी, 150 + 140 दैट इज 290।
तो 290 वैल्यूज़ अब आप देखोगे 290 वैल्यूज़ क्या इससे ज़्यादा है, यानी जो आपका ये लेवल था, अगर ये 290 ये आपका C2 से, यानी ये 290 यानी D2 जाता है, तो यानी ये लॉट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आप सेकंड वाले में लॉट में अगर आपकी वैल्यू ये आती है, आपकी सपोज 20 आती, ठीक है, तो आप क्या करते 150 + 20 करते। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा आप इमेजिन कर पा रहे होगे तो आपको समझाना बहुत ईजी है। 150 + 20 करते यानी 170 आती, तो ये तो आपका 200 यानी जो C2 की वैल्यू थी उससे कम है, यानी ये वाला केस होता तो आप लॉट को एक्सेप्ट कर लेते। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा जो D2 है, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम बोथ द सैंपल्स, ठीक है, वो कंबाइंड D1 के साथ कंबाइंड करके ही D2 को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। D2 सिर्फ सेकेंड स्लॉट का सैंपल नहीं है। तो ये आपका रूल है। क्वेश्चन इसमें बहुत इजी वे में आ सकता है कि अगर आप डबल सैम्पलिंग पे जाएंगे कि नहीं। तो डबल सैम्पलिंग में क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या डबल सैम्पलिंग में रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है कि आपको 2 बार सैम्पलिंग करनी है? नहीं, क्या पता आपकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये आपका सेकंड कब आएगा? जब आपकी D1 की वैल्यू जो है यानी डिफेक्ट की वैल्यू C1 और C2 के बीच में आएगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मल्टीपल सैम्पलिंग की। मल्टीपल सैम्पलिंग में कुछ भी नहीं है, आप उसको बार बार सैम्पल करते जाओगे। इफ़ अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है लोअर लिमिट से कम है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट आपके अपर लिमिट से ज़्यादा है तो आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट इन दोनों के बीच में है तो आप दोबारा सैम्पलिंग करोगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी ये दोनों कंडीशन नहीं आ जाती है। कंटिन्यू सैम्पलिंग अनटिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट लॉट बेस्ड ऑन द ऑल सैम्पल डेटा। तो डबल सैम्पलिंग को ही अगर आप बहुत बार रिपीट करो तो वो आपकी मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान बन जाता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग कर ली है तो क्या आप इतने श्योर हो कि प्रोडक्ट पे कोई रिस्क नहीं है? मतलब अगर आपने 10,000 प्रोडक्ट की सैम्पलिंग कर ली है तो क्या आप श्योर हो? इसके बाद भी रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सम रिस्क बिकॉज वी इंस्पेक्ट ओनली अ सैम्पल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम सैम्पलिंग पड़ा है, क्योंकि हम सैम्पल को इंस्पेक्ट करते हैं, नॉट द होल लॉट। तो इसमें क्या होता है कि गुड प्रोडक्ट में बी रिजेक्टेड। जैसे अगर आपने 500 मोबाइल फ़ोन को चेक किया, उसमें से आपके 300 बेकार निकल जा रहे हैं फ़ोन जो भी हैं, तो इस चक्कर में आप 5 लाख प्रोडक्ट को पूरे को रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो 200 तो सही थे ना मोबाइल फ़ोन, तो उनका तो लॉस हुआ। सेकंड आता है बैड प्रोडक्ट में भी एक्सेप्टेड। सपोज आपने 500 मोबाइल फ़ोन को चेक किया था और आपके 100 फ़ोन प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे थे, जबकि 400 प्रॉपर वर्क कर रहे थे। तो इसमें क्या किया था कि आपने एक्सेप्ट करा दिया 5 लाख लॉट को, तो उसमें जो 100 फ़ोन थे वो भी तो आपके शामिल हैं, तो बैड प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसमें दोनों टाइप के रिस्क आ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ OC कर्व की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, यानी % ऑफ डिफेक्ट एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सेप्ट द लॉट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे यहाँ पर आप देखो एक्स एक्सेस पे मैंने क्या दिखाया है, फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन आपके डिफेक्टिव है, और यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस लेवल दिखाया है। तो जो मैं अभी डेफिनेशन बता रही हूँ वो क्या है, % ऑफ डिफेक्ट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन इस साल बनना है, ये चीज़ याद रखिएगा। % ऑफ डिफेक्ट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लॉट एज अ गुड। आप कभी कभार देखते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, न्यूज़पेपर की बात है, 30 डेज न्यूज़पेपर आ रहे होते हैं, 1 या 2 दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्टेबल है। जैसे अगर 24 घंटे लाइट रह रही है, अगर 5 मिनट के लिए लाइट चली जा रही है, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए बिल्कुल क्वालिटी पे आप वो कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली मेंटेनेंस के चक्कर में भी 5 मिनट लाइट जा सकती है। तो ऐसी चीज़ जिसको कस्टमर विलिंग है एक्सेप्ट करने को, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, एवरेज % डिफेक्ट इन आउटगोइंग प्रोडक्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। जैसे सपोज अगर हमने बात किया है कि 5 लाख फ़ोन का हमने इंस्पेक्शन किया, उसमें से 500 फ़ोन हमारे ख़राब निकल जाते हैं, तो ये एवरेज डिफेक्ट है, इसको हम एवरेज % डिफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर्स रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉट कंटेनिंग द एक्सेप्ट क्वालिटी लेवल विल बी रिजेक्टेड। जो मैंने आपको बताया था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने वाला था वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है, इसको हम प्रोड्यूसर रिस्क कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में रिस्क है कि उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो प्रोड्यूसर का लॉस है। कंज्यूमर या जिसको हम बीटा से शो करते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर रिस्क क्या है कि जो रिजेक्ट होने वाला लॉट था वो आपसे एक्सेप्ट हो जाए, उसको हम कंज्यूमर रिस्क कहेंगे। उसके बाद आता है लॉट टॉलरेंस % डिफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसर्स, अपर लिमिट ऑफ द % ऑफ डिफेक्ट दैट कंज्यूमर्स इज विलिंग टू एक्सेप्ट। तो ये आपका लॉट
टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव होता है। आइए इसको ग्राफ में दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया हुआ है लॉट क्वालिटी का, यानी परसेंटेज कितने डिफेक्टिव निकल रहे हैं, और ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जो मैं अल्फ़ा की बात कर रही थी वो अल्फ़ा यानी जो अच्छा लॉट था वो रिजेक्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़ते जाएंगे, लोगों के एक्सेप्ट करने की क्वालिटी क्या है, घटती जा रही है। इसको अगर आप उल्टे तरीके से देखो, नंबर ऑफ डिफेक्ट कम होते जाएंगे तो लॉट को एक्सेप्ट, जो भी कस्टमर है लॉट को एक्सेप्ट करता जाएगा। तो एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जहां पर एक्सेप्टेड लॉट रिजेक्ट हो जाए उसको हम अल्फा से शो करते हैं। एक ऐसा लॉट जो आपका रिजेक्ट होने वाला था वो एक्सेप्ट हो जाए उसको हम बीटा से शो करते हैं। ये आपका एरस क्वालिटी लेवल है, यानी विलिंगली कस्टमर एक्सेप्ट करना चाहता है, जिसको पता है कि इसमें 4 या 5 फॉल्ट है फिर भी एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं AQL। LTPD या RQL इसका यानी अपर लिमिट, जिसको वो रिजेक्ट करना चाहता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल साइज को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे जैसे अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स यानी स्मॉल n, यानी जितना नंबर ऑफ सैम्पलिंग हम करते जाएंगे उतना ही हमारा जो ओसी कर्व है वो आइडियलिस्टिक होता जाएगा, यानी वो उतना ही अच्छा इंप्रूव परफॉर्मेंस देगा। ये हम दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमारे कम होते जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस हमारा लॉट बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर हम इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर C ऑन अ कर्व, इस केस में हमारा जो C है यानी एक्सेप्टेंस लिमिट है उसको हम, एक्सेप्टेंस नंबर है उसको हम कांस्टेंट रखे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर हम एक्सेप्टेंस नंबर यानी कैपिटल C को हम जिस तरीके से बढ़ाते जाते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी बढ़ती जाता है। तो होपफुली आपको सैम्पलिंग समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और बाकी मटेरियल साइंस भी मैं जल्दी शुरू करूंगी। लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। थैंक यू।